जाएगा। बुक में मेरा फट रहा है, समझा, मेरा पिछवाड़ा फट रहा है बुक में। कितना मतलब समझो कि अभी तक कल से लगे हुए हैं, 3 चैप्टर हुआ है, कुछ दे देंगे तो तुरंत हो जाएगा काम? नहीं होगा, लगेगा उसमें 1 सप्ताह और, 1 सप्ताह और लगाएंगे, तब बेस्ट ऑफ द बेस्ट बुक तुम्हारे लिए लेकर आएंगे। इसलिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक में ही बुक आ पाएगा। आज 15 तारीख है, नेक्स्ट मंथ में आ पाएगा। हम आज देखे हैं बहुत सारा काम है जो हमको और करना पड़ेगा उस बुक में, ठीक है? तो 1 चैप्टर और बर्दाश्त करो, आज चुपचाप पढ़ो। आ जाओ इधर, अब पहले हो गया तो पहले दे देंगे। कहते हैं आपके घर में, केकर घर में? चला के घर में 3 बल्ब 60 वाट। देखो, जब 1 से अधिक इंस्ट्रूमेंट रहे ना, 1 से अधिक इंस्ट्रूमेंट अगर रहे तो सबको गुना करके 1000 से भाग दे दो। तो कहते हैं आपके घर में 3 बल्ब हैं। देखो, ये मान लो कि घर है, घर में 3 बल्ब हैं, तो हमको निकालना है रुपया। रुपया निकालने के लिए पहले यूनिट निकालना होगा। कहते हैं आपके घर में 3 बल्ब, 3 गुना 60, कितना वाट के? 60 वाट के। आपके घर में 3 बल्ब 60 वाट के प्लस 4 बल्ब 25 वाट के प्लस 3 बल्ब 40 वाट के, 3 बल्ब 40 वाट के लगे हुए हैं। बल्ब को रोजाना 5 घंटे जलाते हैं तो बिजली की ऊर्जा व्यय दर 40 पैसे प्रति यूनिट है, तो 30 दिन में कितना व्यय होगा? इसको गुना, इसमें और गुना कर देंगे 5 से, गुना कर देंगे 30 से, क्योंकि 5 घंटा डेली चला रहे हैं। अब बट्टा भाग दे देंगे 1000 से। अब चला बता दो की हो जाएगा आंसर। व्हाट इज द आंसर? आंसर जल्दी से बताओ। तब जो है 40 पैसा प्रति यूनिट है, तो 0.40 से गुना कर दोगे। रिफ्रेश इट, 0.40 से गुना कर दोगे। आंसर बता जल्दी से, कितना हो जाएगा? 24 रुपया कह रहा है चलवा सब। ये गुना होके हो जाएगा 180 प्लस 100 प्लस 120 गुना 5 गुना 18 बटे 1000 गुना भाग करो, कितना आता है आंसर बताओ। बर्दाश्त करो। चला, किताब इतना आसान रहता ना, ये किताब बकरी के दवा है कि जाके खरीद लिए, बकरी के गोटी, ऐसा नहीं होता है। चला, किताब है वो, एगो मिस्टेक होगा ना, सोशल मीडिया पे हंगामा, अरे एसके झा रिव्यू, एसके झा बुक रिव्यू, एसके झा बुक रिव्यू, क्या है रिव्यू? छी 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 छी, गंदा किताब, गंदा किताब, एकदम नहीं खरीदना है। सब यूट्यूबर सब धाई धाई वीडियो बनाने लगता है। आप आईटीआई के लिए कौन सी किताब खरीदें? एकदम घटिया किताब एसके झा की ना खरीदें। अब वही अगर चला ठीक कर देंगे, कितने 18 और 4 तिया 12, 120 अच्छा यहाँ 30। अब वही अगर किताब बढ़िया हो जाएगा, सब कहेगा वाह वाह बढ़िया किताब, बढ़िया किताब। तो चला, रिव्यू में जो तुम लोग गरियाता है ना, ढेरी यूट्यूबर सब आजकल फैल गया है, कौन सी किताब पढ़े आईटीआई के लिए, उसमें कहेगा एकदम एसके झा की किताब ना पढ़े, तो मामला गड़बड़ान जाएगा, गरिया देगा तुम लोग। टेक्नीशियन बनना है तो एकदम एक उपाय है, चला आशीर्वाद लेना पड़ेगा। 200 रुपए टेक्नीशियन और ड्राइवर के रास्ता, ग्रुप डी के रास्ता हमरे से होकर गुजरता है। आंसर बता। ये पूरे में गुना कर दोगे कितना से? 0.40, क्योंकि 40 पैसा प्रति यूनिट है, 0.40 से गुना कर दोगे, आंसर आ जाएगा। अगला, 3 ओम, 10 ओम, 15 ओम वाले 3 प्रतिरोधकों को 30 वोल्ट परिपथ में समानांतर क्रम में जोड़ दिया गया। ये लीजिए जोड़ देते हैं। ये हो गया हमारा 3 ओम, ये हो गया 10 ओम, ये हो गया 15 ओम। तो 3 ओम वाले प्रतिरोध से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान क्या होगा? देखो, ये टोटल वोल्टेज दे दिया है 30 वोल्ट। एकरा में अलबल नहीं करना है। काहे नहीं अलबल करना है? आई हमको निकालना है। चला, तो हमको देखना है 15 ओम है, ये 15 ओम, 10 ओम, 3 ओम, तो पैरेलल में वोल्टेज समान होता है। हमको वोल्टेज सबके लिए समान होगा, तो V बराबर होता है आई आर। आई निकालना तो आई बराबर V बाय आर। आप V बोले तो वोल्टेज, वोल्टेज बोले तो 30, आर के कर कह रहा है 3 ओम से,
तो 3 ओम से तो बटा 3, तो आई इज इक्वल टू हो गया 30/3 इज इक्वल टू 10 एम्पियर आंसर। देखो चूंकि पैरेलल में है तो वोल्टेज सबका समान होगा। हाँ, टोटल एएलपी का सारा पूछा हुआ क्वेश्चन बुक में रहेगा। 3 ओम, 10 ओम, 15 ओम वाले 3 प्रतिरोधकों को 30 वोल्ट वाले परिपथ में समानांतर रूप से जोड़ा गया। 3 ओम वाले प्रतिरोध में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान क्या होगा? तो सर 3 ओम वाले प्रतिरोध से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान देख लो, 3, 10, 15 है। अब बता दो आंसर क्या हो जाएगा। टोटल का वोल्टेज सबका समान होगा, तो आई इज इक्वल टू V बाय आर। V का मान है 30, आर का मान है 3, 30/3 इज इक्वल टू 10 एम्पियर। अविनाश जी, द नेक्स्ट वन इज धारिता का मान मापने के लिए उपयोग में लाया गया सेतु है। देखिए, एक तो सर व्हीटस्टोन प्रतिरोध नापने के लिए, प्रतिरोध मापने के लिए ब्रिज जो है, सेतु जो है, एक है तुम्हारा व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज। प्रतिरोध नापने के लिए व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया। दूसरा है आपका केल्विन ब्रिज। केल्विन ब्रिज निम्न प्रतिरोध नापता है। केल्विन ब्रिज जो है वो निम्न प्रतिरोध नापता है। अब आ जाइए दूसरा, एक है धारिता नापने वाला। तो धारिता नापने के लिए हम बोले थे डीएसडब्ल्यू। डीएसडब्ल्यू बोले तो डिसॉटी, शियरिंग और वीन ब्रिज। डिसॉटी, शियरिंग और ये वीन ब्रिज, ये हो जाएगा धारिता नापने के लिए। उसके बाद है प्रेरकत्व नापने के लिए। प्रेरकत्व नापने के लिए एमएचए, एम बोले तो मैक्सवेल, एच बोले तो हेज, ए बोले तो एंडरसन। मैक्सवेल, हेज और एंडरसन। अब कहता है धारिता, धारिता के लिए डीएसडब्ल्यू। डीएसडब्ल्यू डिसॉटी, शियरिंग और वीन में से देख लो कौन सा है। तुम्हारा शियरिंग भी है और वीन ब्रिज भी है। अब बताओ आंसर क्या होगा। तो सर इसका आंसर हो जाएगा शियरिंग ब्रिज, क्योंकि वीन ब्रिज का उपयोग हम सर आवृत्ति नापने के लिए भी करते हैं। वीन ब्रिज का उपयोग आवृत्ति नापने के लिए भी करते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा शियरिंग। नहीं रहता तब सी नंबर आंसर हो जाता, वीन। अगर शियरिंग नहीं रहता तब वीन हो जाता। दो संधारित्र जिनकी धारिता इतना इतना जोड़ा गया है, श्रेणी में जोड़ा गया है। चलो जोड़ देते हैं। दो संधारित्र है जिनकी धारिता इतनी इतनी है, यानी 2 फेराड है, 3 फेराड है, श्रेणी में जोड़ा गया। तीसरा संधारित्र जिसकी धारिता 1 फेराड है, ये तीसरा संधारित्र है जिसकी धारिता 1 फेराड है। परिणामी धारिता क्या होगी? तो सर ई जैसे श्रेणी में जोड़ा गया तो यहां सी इक्विवेलेंट जो होगा वो 2 गुना 3 अब बटा 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 3 दूनी 6 बटा 5 इज इक्वल टू 1.2 फेराड। आइए 1 फेराड है, ये है, तो इसका जो समतुल्य निकलेगा वो कुछ ऐसा होगा। ये 1.2 फेराड हो गया और ये 1 फेराड हो गया। 1.2 फेराड और ये 1 फेराड, ये हो जाएगा टोटल कितना? सीरीज में पैरेलल में है, पैरेलल में तो सीरीज जैसा व्यवहार करते हैं। 1 प्लस 1.2 इज इक्वल टू 2.2 फेराड आंसर। अब 2.2 देख लो किकरा में आता है। 5 दूनी 10, 1, 5 दूनी 10, 2.2 11/5 फेराड आंसर। बुक के कारण स्टडी में प्रॉब्लम होता है। वेरी गुड, होता है सर, लेकिन हम सर उल्टा बुक नहीं, हम तो अभी बुक पे 2 दिन से लगे हुए हैं सर, काम चल ही रहा है। हमको लगता है टाइम लग जाएगा उसमें। नेक्स्ट इस महीने के लास्ट या नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक में आ पाएगा। हम चूंकि बहुत ज्यादा उसमें सुधार करने की कोशिश में लगे हुए हैं। संधारित्र वोल्टेज स्थिर रखकर जब समानांतर प्लेट, जो तेज बच्चा होगा ना चला, वो 10-20 टका नहीं देखेगा, जाके प्रिंट आउट निकाल लेगा।
उतना माथा के दर्द नहीं लेगा, जाके फट से प्रिंट आउट निकाल लेगा। बहुत ज्यादा सोचना नहीं है, हम कुछ बुक नहीं छाप देंगे, ये मेरे से नहीं होगा, क्योंकि मेरा भी एक वो है चला अस्तित्व है वो, कि मेरे से अच्छा कोई ना कर दे। हम अपने अस्तित्व को लेकर सर कभी कुछ नहीं कर सकते हैं। कहते हैं संधारित्र वोल्टेज स्थिर रखकर जब समानांतर प्लेट संधारित्र के प्लेट के क्षेत्रफल को बढ़ा दिया जाए तो प्लेटों के बीच का बल क्या हो जाएगा। देखो चला, एक होता है F बराबर, ये क्वेश्चन बड़ा उल्टा है। F बराबर फॉर्मूला अगर तुम कूलम्ब्स लॉ पढ़ा होगा तो K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर होता है। एक फॉर्मूला और तुम पढ़ा होगा, C बराबर एप्सिलॉन नॉट A बाई D। और देखो एकदम आराम से, संधारित्र का वोल्टेज स्थिर रखकर जब समानांतर प्लेट संधारित्र के प्लेट का क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाए तो प्लेटों के बीच का बल क्या होगा। देखो यहां एक और फॉर्मूला हम लिखते हैं, Q इज इक्वल टू सी भी, एक फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D। देखो एकदम आराम से, रंजीत जी कहता है संधारित्र में वोल्टेज स्थिर रखकर जब समानांतर प्लेट संधारित्र की प्लेट का क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाए तो चला, अगर क्षेत्रफल बढ़ा देंगे तो धारिता बढ़ेगा, और धारिता बढ़ेगा तो आवेश बढ़ेगा, आवेश बढ़ेगा तो बल बढ़ेगा। ध्यान से देखना, संधारित्र वोल्टेज स्थिर रखकर जब समानांतर प्लेट संधारित्र का वोल्टेज स्थिर रखकर, यानी वोल्टेज को स्थिर रखकर जब क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाए तो प्लेटों के बीच का बल क्या होगा। तो क्षेत्रफल बढ़ा देंगे तो ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, सब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में। इसका मतलब बल का मान क्या होगा, बता जल्दी से, बढ़ेगा कि घटेगा। मारे पिचकारी, ओके लेफ्ट होके राइट, बता आंसर क्या होगा इसका, दो ना। व्हाट इज द आंसर। कम होगा, कम कैसे होगा रे। कहता है स्थिर रखकर प्लेट संधारित्र के प्लेट का क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाए, इस क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो धारिता बढ़ेगा तो आवेश बढ़ेगा, और आवेश बढ़ेगा तो बल बढ़ेगा। आंसर सबका कमेंट्स आ रहा है मेरी जान। पीडीएफ निकालने में पैसा लगता तो खर्चा करो, अभी हम अल बल नहीं छाप देंगे तोरा प्रेशर पे, तू ही करिए वो करेगा। फिर एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है, Q इज इक्वल टू होता है IT, ये हो जाएगा एम्पियर सेकंड। बताकर आसमान आवेश का, ऊर्जा का सही मात्रक है जूल, शक्ति का सही मात्रक है जूल बटा सेकंड, शक्ति बराबर कार्य बटा समय, प्रतिरोध का सही मात्रक है ओम। अगला, किसी बल्ब में 200 वोल्ट 100 वाट लिखा हुआ है तो उस बल्ब का प्रतिरोध क्या होगा। देखो वोल्टेज दे दिया है 200 वोल्ट, पावर दे दिया 100 वाट, प्रतिरोध R मांग रहा है। फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R, P इज इक्वल टू I स्क्वायर R, P इज इक्वल टू VI। फॉर्मूला लगा दो, आंसर निकाल के बताओ जल्दी से। यहां P बराबर V स्क्वायर बाय R लगा दो, V स्क्वायर बाय R लगा दो। इसको हम लिख सकते हैं R इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय P, V स्क्वायर बोले तो 200 का स्क्वायर, अब बटा P बोले तो 100, 200 गुना 200 बटा 100, 20 कट गया, 2 दूनी 400 ओम। आंसर 409 आ जाता है। मुंह लाठी ठूसेंगे तो रहा मेरे, अब 92 आ जाता है। प्रकाश सही है, विवेक 92 एम्पियर पिछले क्वेश्चन का बोल रहा है। अच्छा, अच्छे सुचालक का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होगा बता। विशिष्ट प्रतिरोध बोले तो रो बराबर RA बाय L, रो बराबर RA बाय L। कहता है तापमान पर निर्भर नहीं करता है, एकदम करता है सर, क्योंकि R निर्भर करता है, R निर्भर करता है लंबाई पर, R निर्भर करता है क्षेत्रफल पर, और R निर्भर करता है, R समानुपाती होता है तापमान के। तो अगर R बदलेगा तो रो विशिष्ट प्रतिरोध यानी प्रतिरोधकता भी बदलेगा।
अब कहता तापमान पर निर्भर नहीं करता है, एकदम गलत है, तापमान पर ही निर्भर करता है, तो ई भी निर्भर करेगा। क्रॉस सेक्शन क्षेत्रफल व चालक की लंबाई पर निर्भर करता है, और करता है। देखो ये क्रॉस सेक्शन क्षेत्रफल और चालक की लंबाई पर निर्भर करता है। ई का आर करता है, इसका मतलब रो भी करता है। सभी तापमान पर स्थिर रहेगा, नहीं सर, अलग अलग तापमान पर अलग अलग होगा, सब तापमान पर एक जैसा नहीं रहेगा। किसी निश्चित तापमान पर स्थिर रहता है और सुचालक के पदार्थ पर निर्भर करता है। बता क्या होगा आंसर? आंसर अगर हम ये मार देते हैं तो इसमें ये अपने आप घुस जाएगा, क्रॉस सेक्शन क्षेत्रफल और चालक की लंबाई, क्योंकि कह रहा है किसी निश्चित तापमान पर स्थिर रहता है और सुचालक पदार्थ पर निर्भर करता है। पदार्थ पर कह दिए, इसका मतलब क्षेत्रफल और चालक की लंबाई दोनों आ गया। पदार्थ पर कह दिए तो क्षेत्रफल और चालक की लंबाई दोनों आ गया। बता आंसर क्या होगा? मारे पिचकारी होके लेफ्ट होके राइट, आंसर बता। आंसर हो जाएगा डी फॉर डॉग। यदि दो चालक एक ही दिशा में धारा ले जा रहे हो तो, एक ही दिशा में मतलब ई एगो चालक है, ध्यान देना, अगर कोई दो चालक है एक ही दिशा में धारा ले जा रहे हैं, अगर कोई दो चालक है एक ही दिशा में धारा ले जा रहे हैं, यदि दो चालक एक ही दिशा में धारा ले जा रहे हैं, मतलब ई इधर ले जा रहा है, ई भी इधर ले जा रहा है। सर एक ही दिशा में अगर ले जाएगा तो बताइए क्या हो जाएगा? दोनों चालकों के बीच चालक एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। अगर एक ही दिशा में जाएगा तो आकर्षित करेगा, अगर एक ही दिशा में जाएगा तो आकर्षित करेगा, अगर एक दूसरे के विपरीत जाएगा तो विकर्षित करेगा। कहता है घरों में पंखे और लैंप जुड़े होते हैं। देखो एक होता है श्रेणी में कहां कहां जुड़ा होता है, देखो यही सब किताब में पॉइंट छूटा हुआ है जो हम जोड़ रहे हैं। तोरा तो समझ में नहीं आता है, खाली किताब करते रहता है। ये जो पॉइंट है ना, ये जो छूटा हुआ है उसको हम जोड़ रहे हैं, ठीक है ना? चला ये जो है ये श्रेणी में कौन समानांतर में, वो देखना अब जो किताब आएगा उसमें श्रेणी समानांतर का पॉइंट लिखा हुआ है। जहां श्रेणी क्रम समानांतर क्रम का संयोजन है ना, वहां पॉइंट लिखा हुआ है कि भैया श्रेणी में क्यों और समानांतर में क्यों। तो तुम लोग को तो खाली हल्ला करने आता है। अब बच्चा है, बच्चा का अगर कहे चॉकलेट 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 तो बाबूजी को सोचना पड़ता है, भाई को सोचना पड़ता है कि भाई सोचेगा कि चॉकलेट दे कि नहीं दे, कितना दे। लेकिन तुम लोग तो काम है बोलना, तो तुम बोलेगा। श्रेणी क्रम में अगर रहेगा, ध्यान देना, अगर श्रेणी क्रम में रहेगा तो श्रेणी क्रम में तुम्हारा हो जाता है कौन कौन? स्विच, एमसीबी, ये सब श्रेणी क्रम में रहता है। घर का वायरिंग जो है, घरों का वायरिंग, इस समानांतर में रहता है। अब बता आंसर क्या होगा? ये तुमको लिखा हुआ मिलेगा, थ्योरी में पढ़ा देंगे, यहां हमको पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। निम्नलिखित में जुड़े होते हैं घरों के लैंप व पंखे, निम्नलिखित में जुड़े होते हैं घरों के लैंप व पंखे समानांतर में जुड़े होते हैं। सुशांत जी, हम आपका भी कमेंट्स देख रहे हैं। मामा 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 मामा। अगला प्रश्न बताइए, नीचे दिए गए चित्र में ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? आपको यह पता होना चाहिए, हम आपको व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ाए थे। व्हीटस्टोन ब्रिज में हम आपको बताए थे कि ये अगर P है और ये Q है, ये R है, ये F है, और ये गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित धारा का मान है। गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित धारा का मान, गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित धारा का मान 0 होगा। तो P/Q इज इक्वल टू R/F होता है। पढ़ा है कि नहीं? व्हीटस्टोन ब्रिज में हम आपको पढ़ाए हैं सुशांत जी कि अगर ब्रिज प्रतिरोध से प्रवाहित धारा का मान 0 हो जाए तो P/Q इज इक्वल टू R/F होगा। तो सर आप गौर से देखिए, लेकिन उसके अगर P/Q बराबर R/F होगा तो इससे प्रवाहित धारा का मान 0 होगा। तो आप गौर से देखिए, R/R इज इक्वल टू R/R होगा। यहां देखिए आप R/R इज इक्वल टू R/R होगा, तो इससे प्रवाहित धारा का मान 0 हो जाएगा। अब जो नया सर्किट होगा
क्योंकि देखो अगर P बटा Q इज इक्वल टू R बटा S होगा तो इससे प्रवाहित धारा का मान शून्य होगा, या इससे प्रवाहित धारा का मान शून्य तब होगा जब P बटा Q इज इक्वल टू R बटा S होगा। दोनों बातें हैं। तो कहने का मतलब यह हुआ कि इसका ये वाला जो है ये जीरो हो जाएगा, क्योंकि R बटा R इज इक्वल टू R बटा R है। अब इसका जो समतुल्य बनेगा वो कुछ इस कदर बनेगा। ये A है, ये B है, ये R 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 है। तो R और R ये 2R हो जाएगा, ये 2R हो गया चूंकि श्रेणी में है। अब फिर ये भी हो जाएगा 2R और ये हो जाएगा आपका R। अब जब समतुल्य निकालिएगा 1/R टोटल, ये हो जाएगा 1/R प्लस 1/2R अब प्लस 1/2R। अभी सबका एलसीएम लेके जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा। बताइए आंसर जल्दी जल्दी। आंसर हो जाएगा कितना हो गया रे? 1/2 आधा आधा एक एक तो 2 हो गया 2। वो बता जल्दी से एलसीएम एचसीएफ लेके। R/2 आ रहा है, किसी का 4R आ रहा है, वाह रे मेरे शेर। किसी का 2R भी आ रहा है, वाह 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 वाह। अप्रेंटिसशिप करने से कोई फायदा नहीं है, अप्रेंटिस नहीं करना है। एलसीएम लोगे तो 2R एलसीएम हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 + 1 + 1 4/2R। ये 2 दूनी 4 कट जाएगा, 2/R तो R बराबर हो जाएगा R/2। R टोटल इज इक्वल टू R/2। इतना देखो तुमको आ रहा है। अब तुमको आ रहा है कि नहीं तुम देख लो, और नहीं आ रहा है तो मुंह में लाठी ठूस लो अपने से। चोर है इसका मतलब तुम। ये जो हम तुमको पढ़ा रहे हैं चला, किसी भी एग्जाम के लिए ये है, किसी भी एग्जाम के लिए तुमको इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। एक स्थिर धारा का स्रोत 10 किलो ओम के कोड पर इतना एम्पियर की धारा सप्लाई करता है। यदि लोड को बदलकर इतना ओम तो लोड पर धारा कितनी होगी? देखो एक और एक अस्थिर धारा स्रोत है, मान लेते हैं ये कोई अस्थिर धारा स्रोत बैटरी लगा हुआ है। ये 10 किलो ओम के कोड पर इतना एम्पियर का धारा, कोड ने लोड पर, देख रहा है यही सब मिस्टेक है। यहां 10 किलो ओम के लोड पर कितना एम्पियर प्रवाहित हो रहा है? ये प्रवाहित हो रहा है 0.40 एम्पियर। कितना लोड पर? 10 किलो ओम के लोड पर। अब क्वेश्चन कह रहा है कि धारा सप्लाई करता है, यदि लोड को बदलकर 100 ओम कर दिया जाए। देखो यहां 10 किलो ओम नहीं 10 ओम होगा, देख रहा है ना, इट्स अ मिस्टेक। हो सकता है 200 पर आ जाए, किलो पर भी आ जाए, ये कुछ कह नहीं सकते। चलो किलोए रहने देते हैं, काहे छेड़छाड़ करेंगे। अब इसको कह रहा है कि धारा स्रोत को कुछ नहीं करना है, लोड को बदल के अब जो लोड किया हुआ है वो 100 ओम कर दिया, तो धारा का मान आई का मान क्या होगा? वाट। तो यहां से तुम पहले वोल्टेज निकाल लो। V इज इक्वल टू होता है IR। हम फिर समझा देंगे, समझने की कोशिश तो करो। I इज इक्वल टू 0.40 इंटू R। R कितना है भैया? 10 किलो ओम, तो 10 गुना 1000, पॉइंट उड़ जाएगा 100।
ये 20 कट गया, ये हो जाएगा 10 दिन 100। अच्छा, ये हो जाएगा आपका 10 दिन 100। अच्छा, 100 यानी 1000 गुना 4, 4000 वोल्ट। अब यहां भी इसका मतलब वोल्टेज कहता है धारा स्रोत, अस्थिर धारा स्रोत, यानी यहां भी वोल्टेज का मान 4000 वोल्ट होगा। अब कह रहा है यहां पर करंट का मान, I इज इक्वल टू V बाय आर। V का मान है 4000, R का मान दे दिया है तुमको 100, 20 कट जाएगा, I इज इक्वल टू 40 एम्पियर आंसर। फिर से समझाते हैं, समझने की कोशिश करना। कहता है एक अस्थिर धारा स्रोत, मतलब जो धारा स्रोत, जो बैटरी यहां लगा हुआ है वही बैटरी यहां भी लगा हुआ है। इसको हम 10 किलो ओम रहने देते हैं। स्रोत 10 किलो ओम के लोड पर, 10 किलो ओम का लोड पर 40 एम्पियर की धारा, 0.40 एम्पियर की धारा सप्लाई करता है। चलो 10 किलो ओम के लोड पर 0.40 एम्पियर की धारा सप्लाई करता है। यदि लोड को बदलकर 100 ओम कर दिया जाए, यही लोड है, इस लोड को सर 10 किलो ओम की जगह 100 ओम कर दिया गया, तो लोड पर धारा कितनी होगी? इस लोड पर कह रहा है धारा का मान कितना होगा। तो पहले हम यहां वोल्टेज निकाल लिए कि कितना वोल्टेज स्रोत लगा हुआ, यही वोल्टेज स्रोत वहां भी लगेगा। यहां V इज इक्वल टू आई आर हो गया, I का मान 0.40 इंटू R का मान 10 किलो ओम, तो 10 की जगह 1000, 10 गुना 1000 कर दिए, 0.40 से पॉइंट उड़ा दिए, तो यहां 2 0 आ गया, ये 2 0 कट गया, यहां हो जाएगा 4000 वोल्ट। अब यहां I इज इक्वल टू V बाय आर होता है, V के जगह पर 4000 दे दिया, R के जगह पर कितना दे दिया 100, 4000 बटा 100 हो गया तुम्हारा 40 एम्पियर आंसर। सबका कमेंट्स आ रहे हैं, MD सेहान जी आपका कमेंट्स आ रहे हैं। मारे पीछे करी धक्के लेफ्ट के राइट। अगला प्रश्न जल्दी से लिख लो। कहता है यदि 5-5 ओम के दो प्रतिरोधों को समानांतर में जोड़ा जाता है, ये मान लो 5-5 ओम का दो प्रतिरोध है, उसको समानांतर में जोड़ दो, ये 5 ओम हो गया, ये 5 ओम हो गया, तो समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा? धोत तेरी के खोदा पहाड़ निकली चुहिया, 5 गुना 5 बटा 5 प्लस 5, 25 बटा 10 इज इक्वल टू 2.5 ओम आंसर। विश्वजीत जी अगला, दिए गए चित्र में 2 ओम प्रतिरोध से कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है तो समतुल्य प्रतिरोध। देखो 2 ओम से कोई प्रवाहित नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, मतलब ये कट जाएगा, तो समतुल्य प्रतिरोध निकालना है। इसका मतलब ये जो नया सर्किट बनेगा तुम्हारा वो कुछ इस कदर बनेगा, ये हो जाएगा तुम्हारा, ये बीच वाला उड़ जाएगा 10 ओम, क्योंकि कह रहा है 2 ओम से कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, तो इसका मतलब 2 ओम वाला कट गया, क्योंकि व्हीटस्टोन ब्रिज है 10 ओम, ये हो जाएगा 10 ओम, ये हो जाएगा 10 ओम। यहां R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए? इसको जब आप कीजिएगा तो ये दोनों मिला के 10 और 10 हो जाएगा 20 ओम, ये हो जाएगा 20 ओम, ये भी हो जाएगा 20 ओम, तो R इज इक्वल टू हो जाएगा 20 गुना 20 आप बटा 20 प्लस 20, 400 बटा 40 इज इक्वल टू 10 ओम। एरोप्लेन का आवाज आ रहा है, पंखा बंद कर दो, पंखा चल रहा है, एसीओ नहीं लगाए देख रहा है, वो पंखों नहीं चलाने देगा कि ले अब नहीं जा रहा है, जकरा से थोड़ा संतुष्टि हो जाए वही काम कर लो। अगला, नीचे दिए गए चित्र में संधारित्रों की समतुल्य धारिता क्या होगी? तो भैया इस श्रेणी में है, श्रेणी में तो कैपेसिटर है तो 1/C करना होगा,
1/4 इज प्लस 1/4 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 1/c। 4 एलसीएम ले लेंगे, 1 प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 3/4। c इज इक्वल टू 4/3 फैराड इज द आंसर। माइक्रोफैराड इज द आंसर। अगला, कूलॉम के नियम में दो बिंदु आवेशों के बीच बल अनुपातिक होता है। तो सर आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R²। बता आंसर क्या हो जाएगा। कूलॉम के नियम में दो बिंदु आवेशों के बीच बल अनुपातिक हो जाएगा, उनके बीच की दूरी के वर्ग का, आवेशों के गुणनफल का, माध्यम के परावैद्युतांक का। बता क्या होगा। उनके बीच की दूरी, आवेशों का बल अनुपातिक कह रहा है तो बीच की दूरी का तो व्युत्क्रमानुपातिक होता है, तो ये गलती हो गया। उनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपातिक होता है, ये अनुपातिक कह रहा है। आवेशों के गुणनफल का, हाँ ये सही है। माध्यम के परावैद्युतांक का, ये भी गलत है। माध्यम के परावैद्युतांक का अनुपातिक नहीं होता, व्युत्क्रमानुपातिक होता है, तो ये भी गलत हो गया। इसका मतलब एक वो सही है और वह आंसर केवल 2। हो गया। अगला हम चलते हैं। किसी धातु के तार में विद्युत का प्रवाह होता है इलेक्ट्रॉन के कारण। अब वैद्युत अपघट्य में विद्युत का प्रवाह होता है आयन के कारण। वैद्युत अपघट्य में विद्युत धारा का प्रवाह होता है आयन के कारण। एक विद्युत तापक 1 मिनट में 320 जूल एवं 4 ओम प्रतिरोधक की आपूर्ति करता, तब इसमें स्थिर धारा प्रवाह का मान क्या होगा। देखो 1 मिनट टाइम दे दिया है तुमको, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, 320 जूल यानी H इज इक्वल टू 320 जूल। 4 ओम, R इज इक्वल टू 4 ओम, तब इसे अस्थिर धारा प्रवाह I इज इक्वल टू व्हाट। तो भैया निकाल दो खट से। H इज इक्वल टू होता है I²RT। फॉर्मूला तुम जानते हो, या फॉर्मूला इसका भी पता है, V²R इंटू टी, या VIT, या P इंटू टी। अब बताओ सर फॉर्मूला क्या हो जाएगा। H इज इक्वल टू I²RT लगा दो, H इज इक्वल टू I²RT लगा दो। H का मान हो जाएगा 320, I का मान हो गया तुम्हारा निकालना है I² इंटू R का मान है 4 इंटू टाइम का मान है 60। सॉल्व कर लो, I के लिए आंसर आ जाएगा। जल्दी। अब आंसर बता दो सर कितना आ जाता है। सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। आंसर I² का वैल्यू निकाल लो, आंसर आ जाएगा। कहता परिपथ में धारा का मान क्या होगा। देखो वोल्टेज तुमको दिया हुआ है, कुल रेजिस्टेंस निकाल लो। R टोटल कितना हो जाएगा, 10 प्लस 5 प्लस 5। अतः R इज इक्वल टू हो जाएगा 10 10 20 ओम। अब V निकालना है, V इज इक्वल टू वाट। तो ने V दिया हुआ है तुम्हारा 100 वोल्ट, तो हमको निकालना है I इज इक्वल टू V/R। V का मान हो जाएगा 100 और R का मान दे दिया है 20, 5 एम्पियर आंसर। नीचे दिए गए चित्रानुसार I का मान क्या होगा। देखो इनकमिंग है तुम्हारा 9 एम्पियर, इनकमिंग 9 एम्पियर 6 एम्पियर इनकमिंग है, ये दोनों आउटगोइंग है, तो इनकमिंग बराबर आउटगोइंग होता है। 9 प्लस 6 इनकमिंग हो गया, आउटगोइंग में हो गया ये I इज इक्वल टू I प्लस 3। 9 प्लस 6 इनकमिंग हो गया और I प्लस 3 आउटगोइंग हो गया, तो 15 इज इक्वल टू I प्लस 3। I इज इक्वल टू 15 में से 3 गया, 15 में से 3 गया
इज इक्वल टू 12। आंसर इनकमिंग इज इक्वल टू आउटगोइंग। अरे प्रकाश जी निकल जाएगा, एग्जाम जिंदगी में एक ही बार निकलता है, बार बार ट्राई करना होता है। आज की कार्रवाई को हम लोग यहीं तक रखेंगे, आगे की कार्रवाई अगली कक्षा में होगी। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं हम लोग अगली कक्षा में, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल। सिर्फ पढ़ाई, नो बकवास। थैंक यू वेरी मच।